राष्ट्रगुरु डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के मार्गदर्शन में बनी किताब प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा। यहाँ पर देखिए बीपीएससी के लिए दृष्टि ने अपनी बुक लॉन्च कर दी है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी अपने स्तर के प्रश्नों को रखने वाला है, तो दृष्टि दी विजन ये बुक बहुत अच्छी है। तो मैं शुरू करूँगा, मैं हर दिन 10 पेज आपको कवर कराऊँगा 10 वीडियो में, और हमारे पास लगभग 45 दिन और बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए, और इस बुक में भी 45 मतलब 450 पेजेस हैं, तो हम एक दिन में 10 पेज को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज भूगोल टॉपिक से, यानी पेज नंबर 102। आज हम भूगोल को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। आप इसे आंख बंद करके सुनिए या फिर देख कर पढ़िए, बट ज़रूर पढ़िए। देखिए ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या? ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसॉन भी कहते हैं। ये भी प्रश्न है कि गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसॉन कहते हैं, और गॉड पार्टिकल के अध्ययन द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कैसे किया जा रहा है, तो गॉड पार्टिकल के अध्ययन से या फिर हिग्स बोसॉन के अध्ययन से। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। आगे प्रश्न देखिए, आंसर जो भी कह सकते हैं आप। खगोल शास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। कब? खगोल शास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। आकाशगंगा गैलेक्सी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव यानी पुंज को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा है वो दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल तथा अव्यवस्थित प्रकार की आकृतियां पहचानी गई हैं। जो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं होती हैं वो दीर्घवृत्ताकार होती हैं, सर्पिल होती हैं, या फिर कोई अव्यवस्थित रूप से भी होती हैं। लेकिन जो हमारा सौरमंडल है, जिस आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी स्थित है, ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है वो जिस आकाशगंगा में स्थित है उस आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है, तो हम कहेंगे कि मंदाकिनी आकाशगंगा में है, मंदाकिनी गैलेक्सी में है। और हाँ, आपकी जो आपकी मंदाकिनी है वो किस आकृति की है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो हमारी मंदाकिनी सर्पिल आकृति की है, सर्पिल, जिसे हम स्पाइरल भी बोलते हैं। अब बात तारे की कर लेते हैं। तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन। अब याद रखिए नाभिकीय संलयन, यहाँ पे दो चीज़ होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो जितने भी तारे होते हैं ये जो चमकते रहते हैं, इन सब का मेन कारण नाभिकीय संलयन ही है। अब नाभिकीय संलयन क्यों होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। आगे अब से पढ़ेंगे। देखिए तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस 70%, मतलब तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। हाइड्रोजन की मात्रा 70% होती है, लगभग 25-29% आपकी हीलियम की होगी और 1% कुछ अन्य जो गैसें होंगी, पर सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन की होती है। मेन हाइड्रोजन हीलियम ही है। किसी निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। उत्तर दिशा में पूछे तो भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जो चंद्रमा है सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह घटना केवल और केवल अमावस्या को होती है। इस बात को याद रखना है मेरे मित्र।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके इसी पेज के साइड कि सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं। सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? तो सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, याद रखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। याद रखिए सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। इस तरीके से आप इसे याद कर लें। आकार के अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम ये भी बड़े से छोटे में दिया गया है। सबसे द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का है, फिर शनि का है, फिर वरुण, फिर अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ऊपर लगभग उसका सेम ही दिया गया है। अंतर यहाँ पे अरुण वरुण में बस अंतर है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब नीचे आपको लेके चलते हैं घनत्व के अनुसार। हालांकि ये सब बहुत कम पूछे जाएंगे बट आपको पढ़ना है अगर आपको जॉब चाहिए, बीपीएससी निकालना है तो। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, ये आपकी जो है घनत्व के अनुसार है। और यहाँ पर देख लीजिए परिक्रमण अवधि एवं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, ठीक है। फिर देखो सबसे कम किसका है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो सबको पता है कि जो दूरी है पृथ्वी से, सूर्य से जो दूरी है वो किसका सबसे नज़दीक है, किसका सबसे दूर है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक है। ऐसे करके अब देखिए पार्थिव ग्रह की बात कर लेते हैं। तो पार्थिव ग्रह पूछ सकता है कौन कौन सा इसमें नहीं है, तो याद रखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये सब पार्थिव ग्रह हैं जो पृथ्वी के नज़दीक हैं। बुध, शुक्र भी नज़दीक है, मंगल भी नज़दीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए आप। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब पार्थिव ग्रह हैं। इसके बाद मंगल के बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं ये सब जोवियन ग्रह हैं, ठीक है। तो पार्थिव ग्रह 4 हैं, जोवियन ग्रह भी 4 हैं और उनके नाम आपको मैंने बता ही दिए हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सौर मंडल का केंद्रीय सदस्य सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरी करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब आप कहेंगे यार सूर्य भी परिक्रमा करता है? जी हाँ बिल्कुल, सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है जो कि 22.5 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, जिसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जैसे कि हम पढ़े 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सूर्य के आंतरिक संरचना के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, जबकि बाह्य संरचना के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। इस तरीके से याद कर लीजिए कि सूर्य के जो अंदर भाग है उसे कोर और बाहर के भाग को कोरोना कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिससे एक्सरे उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। सब कहते हैं कि सूर्य ग्रहण जब है तो आप उसको नंगी आंखों से मत देखिए, तो क्योंकि उसमें एक्सरे निकलती रहती हैं, उसी को प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। सामान्य समय में ये सूर्य का दिखने वाला भाग्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पेज अपना खत्म हो चुका है और लगभग हम लोगों ने 8 से 9 मिनट में इस पेज को ख़त्म कर दिया है। हर दिन में 10 पेज पढ़ेंगे, 10 9 90 मिनट, यानी लगभग 1.5 घंटे आपको मुझे देने हैं और मैं दृष्टि IAS का पूरा किताब आपके कदमों में रख दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विकास दिव्य कीर्ति सर की जय हो, जिन्होंने इतनी अच्छी किताब बनाई और हमारे लगातार पूरे विश्व के मार्गदर्शन बनेंगे। वो आने वाले समय में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। नेक्स्ट पेज का एंजॉय करिए, मैं उसको पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद तुरंत आपको मैं दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।